पटना के गांधी मैदान में इस वक्त हो रही महागठबंधन की स्वाभिमान रैली की बात। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी एक मंच पर मौजूद हैं। शरद यादव भी वहां पर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव रैली में नहीं आए, लेकिन उनकी जगह रैली में शिवपाल सिंह यादव शामिल हुए हैं। कल ही लालू यादव ने अपने कोटे से 2 सीटें समाजवादी पार्टी को देने का ऐलान किया था, लेकिन इस वक्त ये रैली चल रही है महागठबंधन की रैली, जो कि बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये एक बड़ा गठबंधन, 5 बड़े दलों का गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बिहार चुनाव में उतर रहा है। श्री शकील अहमद जी, श्री शिवपाल यादव जी, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, श्री रामचंद्र पूर्व जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री सदानंद सिंह जी, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, बिहार की गौरवशाली धरती और यहाँ के स्वाभिमानी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं इस महान धरती पर बिहार वासियों के स्वाभिमान की लड़ाई को एक मजबूत धार देने आई हूँ। मैं उनकी सहभागी बनने आई हूँ। यह सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश देने वाली धरती है। भगवान बुद्ध, महान सम्राट अशोक की धरती है। यह भगवान बुद्ध और चाण सम्राट अशोक की धरती है। यह चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे राजनीतिक महापुरुषों, महान सिख गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। यह संतों, पीरों, वीरों और देशभक्तों की धरती है। यह बाबू कुंवर सिंह जैसे तमाम स्वाधीनता सेनानियों की धरती है, जिन्होंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया है। मुझे मालूम है कि बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा सचेत रहते हैं। इस रैली में भारी संख्या में आए हुए लोगों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वे अपने सम्मान की रक्षा किसी भी कीमत को। कुछ लोगों को बिहार को नीचा दिखाने में बहुत आनंद आता है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे इसे किसी न किसी बहाने से नीचा दिखाते हैं। कभी बिहार के कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, कभी डीएनए को खराब बताते हैं, कभी बिहार को बीमारों बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार के लोगों का सम्मान किया। उनकी प्रतिभा का हमेशा आदर किया है। इतिहास गवाह है कि इस प्रदेश को हर क्षेत्र में विकास के रास्ते पर ले जाने में कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के शासनकाल में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी, जिसके आधार पर बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खूब तरक्की की। इसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी सराहनीय योगदान है। लेकिन बिहार को और अधिक आर्थिक सहयोग की जरूरत है, जो उसे मिलना ही चाहिए
यह उसका हक है, आपका हक है, किसी के दया नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार अपना एक चौथाई समय खत्म कर चुकी है, लेकिन अभी तक शोबाजी के अलावा क्या किया है? कुछ नहीं किया। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी नरेगा में कटौती से भारी संख्या में गांव के गरीब बेरोजगार हुए हैं। मेरी प्यारी बहनें, जो सभी क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं, और बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उनके कल्याण की योजनाओं में भी भारी कटौती की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। उस वादे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नौकरी देना तो दूर की बात है, इन्होंने केंद्र सरकार की नौकरियों में पाबंदी लगा दी। भाजपा ने व्यापम घोटाले के माध्यम से लाखों लाखों युवाओं का भविष्य नष्ट किया है, तमाम परिवारों को बर्बाद किया है। इन्होंने किसानों से वादा किया था कि वे खेती की कुल लागत से ऊपर उठाकर 50% और जोड़कर किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन बिल्कुल इससे विपरीत किया है, जिसकी वजह से देश भर के किसान, बिहार के किसान भारी कठिनाई झेल रहे हैं। यह किसान विरोधी सरकार है। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो किसानों की जमीन छीनकर अपने चंद अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। देश के किसानों के हकों की रक्षा के लिए हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। देश के जनता के साथ साथ बिहार की जनता का प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार से विश्वास उठ चुका। प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होता जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, आपसे ठीक 2 साल पहले भाजपा के नेता ने कहा था कि आज रुपए ने अपनी कीमत खोई और प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खोई। और मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा इससे भी ज्यादा नहीं गिर चुकी? लेकिन मौन व्रत का रास्ता अपनाया है। इसके बारे में पहले पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी खूब बढ़ चढ़कर चुनौती देते थे। आज जब भी दिन ब दिन बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहां के नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के प्रति उनकी क्या नीति है? क्या नीति है? देश जाना चाहते हैं, हम सब जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के इनके वादे को क्या हुआ? चाहे
मोदी गेट हो या फिर व्यापम हो या फिर उनके मुख्यमंत्री हो, इन सब मामलों में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से मौन रहकर रास्ता अपनाया है। भाइयों और बहनों, आपको सोचना पड़ेगा कि जिन्होंने अपना 56 इंच का सीना दिखाकर देश की जनता से इतने सारे झूठे और खोखले वादे किए, और आज आपसे जो वादे किए जा रहे हैं, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर अंत में भाइयों और बहनों, भाजपा के झूठे वादे और उनके सांप्रदायिक सोच के खिलाफ हम सब एक मंच पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस ने जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर विधानसभा का यह चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह एक जैसी सामाजिक सोच की पार्टियों का गठबंधन है, जो भाजपा के नेतृत्व में बनने वाले असरवादी गठबंधन का डटकर मुकाबला करेगा। अरे देखिए, गिरा हुआ उल्टा हुआ था, वो तोड़ दिया। हमारा प्रगतिशील महागठबंधन सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास रखता है। सभी जातियों और धर्मों के बीच आपसी सद्भाव बनाकर विकास के रास्ते पर चलने की राजनीति का संकल्प करता है। हमने इस बात की हमेशा वकालत की है कि जो लोग पहले से पिछड़े हुए हैं, उन्हें दूसरों से ज्यादा मदद देकर बराबरी में लाया जाना चाहिए। इसलिए यह गठबंधन सभी जातियों के गरीब और वंचित लोगों की आवाज। भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे इस महागठबंधन को अपना पूरा समर्थन देंगे। आप क्या दिखा दीजिए, समर्थन देंगे? बिल्कुल। अंत में आप सभी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जबरदस्त निशाना साधा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान को यहां पर उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि एक मजबूत भारत देने आई हूं। मुझे मालूम है बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सचेत हैं। बिहार के डीएनए को कुछ लोग खराब बताते हैं, अपने सम्मान की रक्षा किसी भी कीमत पर करते हैं। कभी बिहार को बीमारू बताते हैं, कभी बिहार का डीएनए खराब बताते हैं। कांग्रेस ने हमेशा बिहार को सम्मान दिया, आदर किया। रुपए ने कीमत खोई, प्रधानमंत्री ने गरिमा खोई, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब और ज्यादा गरिमा खोई है? 56 इंच का सीना दिखाकर खोखले वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। सोनिया गांधी ने जमकर आड़े हाथों लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तमाम आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान की नीति पर सवाल उठाए हैं। मौन व्रत के रास्ते पर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये तक कहा है।
नीतीश लालू की तारीफ की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी के निशाने पर रहे। पूरे भाषण में वो नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करती रही, नरेंद्र मोदी पर हमले करती रही, नरेंद्र मोदी पर वो झूठे वादे करने का आरोप लगाती रही। नरेंद्र मोदी पर बिहार की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी यहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सचेत। आदरणीय वशिष्ठ भाई, मंच पर विराजमान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद जी, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के माननीय मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, बिहार की बेटी, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मीरा कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सीपी जोशी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र पूर्वे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र यादव जी, यहां उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, महागठबंधन के चारों घटक दलों के यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, यहां उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, इस रैली में मौजूद बहनों और भाइयों, मैं किन शब्दों में आपका अभिनंदन करूं, आपका स्वागत करूं। रैली आज, स्वाभिमान रैली आज 11 बजे से प्रारंभ होने वाली थी और गांधी मैदान को कौन कहे, पूरे पटना को आपने पाठ किया, उसके पहले ही पाठ किया। ये जो जन सैलाब उमड़ा है, और सिर्फ रैली के वक्त नहीं, रैली के 18 घंटे पहले से जो जन सैलाब उमड़ा है पटना में, और बिहार के कोने कोने से लोग पटना की ओर कूच कर गए, उसने साबित कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारेगी तो हम उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। आज ये आपकी हाजिरी, ये आपकी उपस्थिति इस बात का परिचायक है, जनता की शक्ति के सामने कोई कितना शक्तिशाली भी क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता है। और आज स्वाभिमान रैली है और आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है।
ये जो किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया था, 3 बार उसको जारी किया, संसद में समर्थन नहीं मिला, देश की जनता ने इसको नकारा और आज थक कर लोगों के सामने झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री जी को अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। ये खुशी का दिन है। चले थे बिहार को ललकारने, आज घुटना टेकना पड़ा। ये देश के लोगों की सबसे बड़ी जीत है। ये जो भूमि अधिग्रहण के लिए कानून 2013 में बना था, वह बहुत ही प्रगतिशील कानून था। सभी पार्टियों ने उसका समर्थन दिया था, जिसमें भाजपा भी शामिल थी। लेकिन यहां सत्ता में आने के बाद आपने उस कानून को कमजोर करने की कोशिश की। किसानों की बिना सहमति के उनकी जमीन छीनने के लिए आपने संशोधन लाने का दुष्प्रयास किया। लोगों का जबरदस्त विरोध हुआ देश भर में। हम लोग भी उपवास पर बैठे, धरना पर लोग बैठे, देश के कोने कोने में अनेक कार्यक्रम हुए और लोग बताते रहे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मुझे याद है, नीति आयोग के बैनर तले मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हम लोग गए थे और हम लोगों ने कह दिया था कि यह विधेयक किसान विरोधी है। सब लोगों ने कहा, यहां तक कि उनके समर्थक दल के लोगों ने भी कहा। तो आज ये खुशी की बात कि अंततोगत्वा झुकना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। और आज जब हम यहां के लिए निकल रहे थे तो मन की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। आज ये उनके मन की बात नहीं थी, ये देश के जनता की जीत थी और देश के जनता के दिल की बात थी, मन की बात थी, जहां झुकना पड़ा। आज न जाने क्यों बिहार की याद बिहार के चुनाव के वक्त आई। बिहार में भी भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिला। लोकसभा के चुनाव में बड़े वायदे किए गए थे। क्या हुआ उन वायदों का? 14 महीने तक बिहार नहीं याद आया, बिहार की याद नहीं सताई। 14 महीने के बाद जब चुनाव आ गया तो बिहार की याद आने लगी और कहने लगे कि आपका समर्थन चाहिए। अरे बिहार के लोगों ने तो लोकसभा के चुनाव में झांसे में पड़ के आपका समर्थन कर ही दिया था, तो फिर क्यों समर्थन चाहिए? जो वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। सब लोगों ने चर्चा की, काला धन वापिस लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे। क्या फर्क पड़ता है, एक बार फूल का ही बटन दबा दो, 15-20 लाख रुपया तो मिल जाएगा। मिली एक पाई नहीं। सरकारी कर्मचारियों को भी फुसलाया गया, कहा गया कि आप सरकारी सेवक हैं, जो काला धन आएगा उसका भी 5-10% आप लोगों को दे देंगे। हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पारा मिलिट्री फोर्स का हो, राज्य में नौकरी करता हो, सब झांसे में आ गए, सब झांसे में आ गए। चारों तरफ से वोट मिल गया, वोट लिया, भूल गए। और उसके बाद एक दिन मन की बात
और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी क्या बोलते थे? 100 दिन के अंदर जो विदेश में पड़ा हुआ है काला धन देश में आएगा। 15 महीना बीत गया। ठीक कहा मैडम सोनिया जी ने, अपने कार्यकाल का 1/4 हिस्सा समाप्त कर चुके, एक वायदे को नहीं निभाया। चारों तरफ युवाओं में आकर्षण पैदा हुआ, नौकरी मिलेगी। क्या हुआ? नौकरी मिली? कहे 1 करोड़ 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में मिलाकर। पता है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,83,000 ही रोजगार पैदा हो सके। जो वादा किया उसका 1%। अब आप कल्पना करिए, जब चारों तरफ हंगामा होने लगा, बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के नेताओं से लोग पूछने लगे, काला धन कब दीजिएगा? नगद दीजिएगा कि चेक से दीजिएगा कि जनधन खाता खुला है उसे अकाउंट में डालिएगा? जनधन खाता 17.5 करोड़ से भी ज्यादा खाता खुल गया। खूब ढिंढोरा पीटा जा रहा और मालूम है आधे से ज्यादा खाते निष्क्रिय हैं। ये हालत है। क्या वायदे किए जाते हैं? अरे भाई, जनधन खाता खुलवा दिए थे, कहा था कि हर गरीब को 15 से 20 लाख मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे। माना सब पैसा वापस लाने में समय लगता, लेकिन बोहनी तो कर देते। मत देते 15-20 लाख, 15-20 हजार रुपया ही सब खाता में डलवा करके बोहनी तो कर देते, तब लोग आपके वायदों पर यकीन भी करते। अब कौन यकीन करे आपके वायदों पर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वह तो जुमला था, चुनाव में कहिए ये करेंगे वो करेंगे, और चुनाव के बाद कहिए जुमला था। तो बिहार को 1 करोड़ 25 लाख का पैकेज, मैंने इसका खुलासा कर दिया। 1 करोड़ 25 लाख में से 1 करोड़ 8 लाख पुराना है, और स्कीम वाइज हमने बता दिया कब इसकी मंजूरी हुई। 87% पुराना, रीपैकेजिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं पैकेज दे रहे हैं। बाद में कहेंगे ये भी जुमला था। आजकल नाम लेते, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा। मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहा डीएनए गड़बड़ है। आज बिहार के लोग अपना अपना बाल और नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, और हमको बताया है कि कल से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाना शुरू हो जाएगा कि जांच करा दीजिए। हमारा डीएनए गड़बड़ है, गड़बड़ है डीएनए। अरे जो बिहार का इतिहास है वो सिर्फ देश का इतिहास नहीं है, कई मायनों में मानव सभ्यता का इतिहास है, और हमारा डीएनए गड़बड़ है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कराने वाली धरती, भगवान महावीर की धरती, किनकी धरती? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। चाणक्य ने यहां से अर्थशास्त्र लिखा, आर्यभट्ट ने खगोल विद्या की रचना की, दुनिया को सुनने दिया। ये वो बिहार है, और इसका डीएनए खराब, डीएनए खराब। हमारा डीएनए वही है जो हर बिहारी का डीएनए है, हमारा कोई अलग से डीएनए नहीं है।
ये वही बिहार है जब यूरोप के लोग जंगलों में भटक रहे थे, दुनिया के लोग नालंदा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यही था। हमारा डीएनए गड़बड़। दुनिया को ज्ञान देने वाली जगह में पैदा हुआ व्यक्ति का डीएनए गड़बड़ है। इस प्रकार की भाषा चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने यहीं से शासन किया। सम्राट अशोक यहीं के थे। आज जो देश के तिरंगा में चक्र है वो किसका है? इसी पाटलिपुत्र से निकला था। और कहते हो मेरा डीएनए खराब है। अरे मेरा डीएनए तो वही है जो बिहार की माटी का है। वीर कुंवर सिंह की धरती, बापू ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। आजादी की लड़ाई एक जन आंदोलन में परिणत हुई। यहीं के राजेंद्र बाबू, यहीं के बाबू जगजीवन राम, यहां के जेपी ने, जो 1942 के क्रांति के नायक थे, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बापू समेत तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे। जेपी जेल तोड़कर बाहर निकले और लोहिया जी और अन्य अपने साथियों के साथ मिलकर भूमिगत आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। वो जेपी जिन्होंने इसी गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ये उनकी धरती। मेरा डीएनए गड़बड़ है। इसी बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, हमारा डीएनए गड़बड़। अब ये चुनौती दी है बिहार के लोगों, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। वो मुझको कहते हैं अहंकारी है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, लेकिन रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। उसके साथ हम कोई सौदा नहीं कर सकते। हम लोग स्वाभिमानी, गरीब हो सकते हैं। मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पैदा हुआ। हमारे डीएनए को वो चुनौती देते हैं जिनके पूर्वजों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो हमारे डीएनए को चुनौती देते हैं। हम लोगों ने, लालू जी भी यहां बैठे हैं, शरद जी भी बैठे हैं, हम लोगों ने जेपी के चरणों में बैठकर लोकतंत्र का पाठ सीखा है और कहते हो तुम्हारा डीएनए गड़बड़ है। जो मन में आए बोलेंगे। ये लालू जी को देखते ही कहते जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा। और राष्ट्रीय जनता दल का नामकरण करते हैं, रोजाना जंगल राज का डर। जनता दलियों को बात का नामकरण करते हैं जनता का दमन और उत्पीड़न। मैं उनको बताना चाहता हूं किस आधार पर कह रहे हो जंगल राज? आज बिहार में कानून का राज है, और जब कानून का पालन किया जाता है तो बीजेपी के दफ्तर में तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठकर ऐलान करते हैं मेरा छाती तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री के छाती को तोड़ने की धमकी देते हैं बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और जो आदमी इस भाषा का प्रयोग करता है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना आकर कहते हैं मेरे प्रिय मित्र। मुख्यमंत्री की छाती तोड़ने वाला प्रधानमंत्री जी आपका प्रिय मित्र होता है, और आप लालू जी को देखकर कहते हैं जंगल राज। मुख्यमंत्री की छाती तोड़ने की धमकी देना भाजपा के दफ्तर से, ये मंगल राज, ये कौन सा राज? ये कौन सी बात करते हो?
प्रधानमंत्री आए और एक अपराध का जिक्र उन्होंने कर दिया। बिहार में एक व्यक्ति की, एक युवा की हत्या हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात कर ली। जिनका नाम पड़ा और छानबीन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों के नाम आए उनको भी पकड़ा। और जो बात उभर कर सामने आ रही है, भाई हत्या हुई, हत्यारे पकड़े जाते हैं, लेकिन जरा ठीक से प्रधानमंत्री जी जान लीजिए, जिनकी हत्या होती है और जो हत्या की साजिश रचते हैं, जरा ठीक से पता लगा लीजिएगा, दोनों आप ही के लोग थे। हम पर आरोप लगा। अरे कानून का राज, ये बात करते हैं। हमारे यहां अपराध की संख्या बढ़ रही है। आए दिन दिल्ली से जितने मंत्री हैं सब पटना चले आते। लगता है देश की राजधानी दिल्ली से शिफ्ट कर गई है पटना में। इतने मंत्री आते और हर दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं दिन भर। और जब प्रधानमंत्री जी ही बोल दिए, अपराध के आंकड़ों का उल्लेख कर दिया, मैं उनको बता देना चाहता हूं, अपराध के जो आंकड़े आप दिखलाते हैं तो सुनने का भी धैर्य रखिएगा, क्योंकि बड़ा मजाक चला। जब नए प्रधानमंत्री बने तो क्षमा मांगते हुए व्हाट्सएप पर हमने देखा मैसेज कि पहले वाले बोलते नहीं हैं, अभी वाले सुनते नहीं। पहले वाले कम बोलते थे, आदत थी उनकी कम बोलने की। ये आए हैं सिर्फ बोलते ही रहते हैं, किसी का सुनते ही नहीं। तो आज हम सुनाना चाहते हैं, जरा अपराध के दर के बारे में उनको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यही तो आरोप लगाते हैं और लालू जी को दिखाकर कहते हैं जंगल राज आ रहा। अरे कोई जंगल राज नहीं आ रहा है। गरीब गुरबा जग गया है, अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मैं मुख्यमंत्री हूं, आज हमारी सरकार चल रही है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बदौलत। आज तक एक भी काम लालू जी ने नहीं कहा है कि फला अपराधी को छोड़ दो और ये गैर कानूनी काम कर दो। जब उन्होंने किसी को कानून के खिलाफ कोई सिफारिश ही नहीं की, तो इस प्रकार का आरोप लगाना, इससे बढ़कर के कोई दूसरी बेईमानी नहीं हो सकती है। मैं पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं इस बात को। मेरा तजुर्बा है, इसलिए बिहार की जनता चैन से रहे, निश्चिंत रहे। जंगल राज आ गया। कौन आदमी जिस समय जरूरत पड़ती है घर से बाहर काम के लिए नहीं निकल रहा, महिलाएं शाम में नहीं निकल रही हैं, है कोई ऐसा उदाहरण? कोई उदाहरण नहीं। लेकिन एक झूठ का प्रचार, ये सब हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स के अनुयायी हैं, जिसका सिद्धांत था एक झूठ को बार बार दोहराओ, सच का रूप धारण कर लेगा। रोज झूठ बोल रहे, अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा है अपराध? अपराध तो सब जगह होते हैं, लेकिन अपराध कहां ज्यादा कहां कम हो रहे हैं, इसको मापने का कोई मापदंड होगा। 1 लाख की आबादी पर 1 लाख की आबादी पर कितने अपराध हो रहे हैं देश भर में औसतन, दूसरे राज्यों में और बिहार में कितने? राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, प्रधानमंत्री जी ने उद्धृत किया था हमारे पुलिस के वेबसाइट को कि उस पर अपराध के आंकड़े, एक आंकड़े लेकर उन्होंने अपनी बात कही थी। मैं भारत सरकार का जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो है
2014 के जो आंकड़े प्रकाशित हैं, जिसमें कुल संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर यानी कुल संज्ञेय अपराध प्रति लाख जनसंख्या 229.2 है। दिल्ली में राष्ट्रीय औसत 229, दिल्ली में 767। दिल्ली की पुलिस किनके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। तो दिल्ली का हाल ले लीजिए, नाक के नीचे 56 इंच का, नाक के नीचे दिल्ली में अपराध का दर है 767.4। मध्य प्रदेश, व्यापम वाला प्रदेश, 358.8। हरियाणा 298.2। छत्तीसगढ़ 229.7। गुजरात अपना वाला जो मॉडल देश में है 213.3। महाराष्ट्र 212.3 और बिहार का नंबर 22वें पर है, यहां है 174.2। अरे बताइए भाजपा के लोगों, 1 लाख की आबादी पर अपराध दर जिसका राष्ट्रीय औसत 229 है, बिहार का नंबर 22वां 174 है। ये जंगल राज है। तो आपका महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली क्या है? पहला स्थान दिल्ली, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश, चौथा स्थान हरियाणा। क्या हाल है? किनका शासन? किनके हाथ में है कानून व्यवस्था? अब फैसला कर लीजिए। कहते हैं लालू जी के आने से जंगल राज, आई सब जगह पर है मंगल राज। अब हम कितना बतावें, समय लगेगा, ज्यादा समय लग जाएगा। सब प्रकार के आंकड़े हैं, लेकिन एक आंकड़ा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बिहार देश में 26वें स्थान पर है, दिल्ली फिर पहला, मध्य प्रदेश छठा। अब आप कल्पना करिए, महिलाएं यहां उनके राज्य की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित, प्रति लाख की आबादी पर अपराध का दर कम। आलोचना हमारी तो इस प्रकार के भ्रम को फैलाकर ये कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए सचेत होना। एक चीज मैं कहकर दूसरी बातों की चर्चा करके अपनी बात जल्दी से जल्दी समेटना चाहूंगा। एक बात प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, इसी साल का उदाहरण देकर कि जनवरी के तुलना में जून में अपराध बिहार में ज्यादा बढ़ गया। हमने पूरे बिहार का आंकड़ा देखा, वर्षों का आंकड़ा देखा, देश का आंकड़ा देखा, तो हमने ट्रेंड देखा कि गर्मी में कुछ अपराध बढ़ते, क्योंकि सबका दिमाग थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। और उस बीच आप देखते होंगे, हम बार बार पुलिस वालों को कहते हैं कि इन दिनों दिमाग गर्म होता है, ठीक से ठंडा कीजिए, हम ये बोलते रहते। लेकिन बताइए, मानो अनोखा बिहार हो, अनूठा बिहार हो। इसके बारे में हमने आंकड़े देखे, जनवरी की अपेक्षा जून में प्रत्येक वर्ष कुल संज्ञेय अपराधों की संख्या में हमेशा अधिकांश राज्यों में वृद्धि पाई गई है। जनवरी 2015 की अपेक्षा जून 2015 में बिहार का तो उल्लेख कर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, न राजस्थान का किया, न मध्य प्रदेश के क्या किया। राजस्थान में जनवरी की तुलना में 43.22% की वृद्धि,
मध्य प्रदेश में 39.6% की वृद्धि और हमारे यहां 34.4% की वृद्धि। अगर ये वृद्धि अनोखा है तब आप किस प्रकार से व्याख्या कीजिएगा, सफाई दीजिएगा राजस्थान के 43% वृद्धि को और मध्य प्रदेश के 39% के वृद्धि को। तो इनके पास कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं। ये कुछ भी कह सकते हैं चुनाव में, इनकी कोई मर्यादा नहीं है। चुनाव के बाद भूल जाएंगे, इसलिए इनके पैकेज का भंडाफोड़ कर दिया। अरे भाई, आए थे चुनाव में तो आपने विशेष राज्य के दर्जा का भी वादा किया था, अब मुकर क्यों रहे हैं? और विशेष राज्य के दर्जा में हमने बताया 1,25,000 करोड़ में से 1,08,000 करोड़ पुराना है, आपका इसमें कोई योगदान नहीं। पैकेज कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हुई जैसे जाली नोट, देखने में तो नोट जैसा लगता है लेकिन बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसी तरह से है ये 1,25,000 करोड़ में से 1,08,000 करोड़। अरे वो तो पहले से स्वीकृत, इसलिए ये लोगों को झांसा देना चाहते। जवाब नहीं चल रहा, जवाब नहीं चल रहा। इसलिए आप सबसे यही अपील है कि इनके वायदों पर यकीन नहीं। बिहार तरक्की कर रहा, सालाना विकास दर औसतन 10% है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में अगर यह रफ्तार भी कायम रही तो 25 से 30 साल लगेगा। इसलिए लंबी छलांग लगाने के लिए हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, ताकि यहां निवेशकों को अनेक वर्षों तक कोई टैक्स न लगे, लोग पूंजी लगाएंगे, कल कारखाने खुलेंगे। और जब कल कारखाने खुलेंगे तो हमारे युवाओं को काम मिलेगा, उनको दूसरी जगह काम की तलाश में जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सहयोग से, समाज के हर तबके के सहयोग से, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध या पारसी, किसी धर्म मजहब के मानने वाले लोग हों, ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, स्त्री हो या पुरुष, सबके सहयोग से बिहार आगे बढ़ रहा है। आपका आशीर्वाद रहेगा, यह बिहार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। हमारे लोग नौकरी और रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग रोजगार की तलाश में बिहार आएंगे। वैसा बिहार बनेगा, जरूर बनेगा। और इसलिए हमने कहा है कि जो काम चल रहा है, चाहे किसी रोड मैप का हो, कौशल विकास का हो, मिशन मानव विकास का हो, चाहे बुनियादी ढांचे के विकास का हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। उसके अलावे हमने तय किया है कि उसके अलावे जो हम काम कर रहे हैं, हर लड़के को जो 12वीं कक्षा के बाद पढ़ना चाहेगा उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। किसी बैंक से 4 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है आगे की पढ़ाई के लिए, और उसमें राज्य सरकार की तरफ से ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी 3% की। यही नहीं, उसको आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अगर कोई आदमी कहीं रोजगार तलाशना चाहता तो उनके मां बाप को इतना पैसा नहीं है कि रोजगार तलाशने के लिए उसको ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा, वहां रहने का, खाने का पैसा दे। इसलिए हम लोग देंगे स्वयं सहायता भत्ता। रोजगार तलाशने के लिए कोई जाएगा 20 से 25 वर्ष की उम्र, कोई कौशल सीखना चाहेगा उसको कौशल सिखाएंगे, कोई उद्यम करना चाहेगा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए
उसके लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड होगा। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मुफ्त वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। तो ये सब काम युवाओं के लिए हम लोग करेंगे। महिलाओं को आज पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण दिया है हम लोगों ने। सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। आज हर घर को नल का पानी मयस्सर नहीं है। बिहार में 4% लोगों को नल का पानी मयस्सर है। यकीन मानिए, मौका दीजिए, अगले 5 साल में बिहार के हर घर में नल का पानी पहुंचा देंगे। 2016 तक बिहार के हर गांव और बसावट में बिजली पहुंच जाएगी। लेकिन उसके बाद सरकार के खर्चे से हर घर को बिजली का कनेक्शन हम लोग दे देंगे, ताकि हर घर रोशन हो। चाहे बिजली हो। आज गांव तक सड़क बन रही है, लेकिन गांव की गलियों में कीचड़ है, गांव में नाली नहीं है। यकीन मानिए, हर बसावट में पक्की गली और नाली का निर्माण हम लोग करा देंगे, ताकि जैसे बाहर से आके गांव तक आपका पैर गंदा नहीं होता है, घर के दरवाजे तक उसी प्रकार से पहुंच जाइए। और यही नहीं, लोगों के पढ़ने के लिए और नए इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल, पॉलिटेक्निक, सब तरह का पैरामेडिक इंस्टीट्यूट, ITI सब खोले जाएंगे, ताकि कोई जो करना चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक वो काम करे। और जो काम चल रहा है उसके अलावे 5 साल में ये काम करेंगे। अनुमान लगाया है 2,70,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। खर्च का इंतजाम होगा। कह रहे पैसा कहां से आएगा? अरे मन और इरादा अगर मजबूत होता है तो पैसे का भी प्रबंध होता है। बिहार आगे बढ़ रहा है, हमारी अपनी आमदनी बढ़ रही है, हमारी कर्ज लेने की सीमा बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा, हमारा अपना रिसोर्सेज बढ़ रहा। हम ये सब काम हम लोग करेंगे। और हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। उनकी तरह नहीं कि जो कह दिया मुकर गए, बाद में उसको जुमला घोषित कर दिया। यह हमारी आदत नहीं। जान चली जाए उसकी परवाह नहीं, लेकिन वचन फेल नहीं करना चाहिए, वचन भंग नहीं होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। इन लोगों को गुस्सा आता है, गुस्सा कीजिए, जितना मर्जी उतना गुस्सा कीजिए। हमको गुस्सा नहीं आता है। हम तो काम में यकीन करते हैं और काम करते रहेंगे। हमारा DNA काम करने वाला है, जुबान चलाने वाला नहीं है। हम तो काम करते हैं, काम करने में यकीन है। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन चाहिए, सबका प्यार चाहिए। हम लोग मिलजुल कर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। बिहारी कहलाना कभी भी अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। उस प्रकार का बिहार बन रहा है, आगे बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी भारी संख्या में आप उमड़कर यहां पर आए हैं। इसी तेवर को बनाए रखिएगा। और एक बात हम आखिर में कह देना चाहते हैं कि अब इनको भी मालूम हो गया कि अब इनकी दाल नहीं गलेगी प्रचार से। इसलिए अब गंभीरता पूर्वक सोच रहे हैं कि झगड़ा कराओ मजहब के आधार पर, जात के आधार पर। मैं एक ही बात कहूंगा, ये छोटी छोटी जगहों पर झगड़ा कराएंगे, समाज में भी द्वेष फैलाएंगे। आप संकल्प ले लीजिए कि इनके बहकावे में नहीं आएंगे, एकजुट रहेंगे, समाज में सद्भाव बनाकर रखेंगे, एकता और भाईचारा बनाकर रखेंगे। अगर प्रेम, सद्भाव, भाईचारा का माहौल बना रहा तो इनकी दाल नहीं गलेगी। इनका हश्र वही होगा जो दिल्ली में हुआ था।
तो ये संकल्प लेते हैं कि नहीं, किसी भी तरह से कोई झगड़ा होने नहीं देंगे, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन प्रेम और सद्भाव के माहौल को बरकरार रखेंगे। आप सहमत हैं? दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। आपने ये संकल्प दोनों हाथ उठाकर ले लिया, बड़ी सभा में ले लिया। इसको याद रखिएगा। आप अगर इस पर कायम रहे तो बिहार को लोग अपनी मर्जी से नहीं ढाल सकते हैं। बिहार का अपना मिजाज है। बिहार आगे बढ़ रहा बिहारियों के बल पर, दूसरे की कृपा और मेहरबानी पर बिहार आगे नहीं बढ़ रहा। हम आगे बढ़ेंगे, अपने बलबूते पर बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर सब माननीय सोनिया जी आई, सभी नेता आए, उन सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि दुनिया की कोई ताकत हमारे स्वाभिमान को ललकार नहीं सकती। अगर वो ललकारेगी तो हम उत्तर देंगे। जनता की शक्ति के सामने वोट टिक नहीं सकता। अहंकार खून में नहीं, हमारी रग रग में स्वाभिमान है। आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। जनता की शक्ति के सामने वो टिक नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए आने वाले बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बिहार में अहंकार नहीं, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मेरे खून में अहंकार नहीं है, लेकिन स्वाभिमान है। सत्ता में आने के बाद मोदी ने कानून को कमजोर करने की कोशिश की है, किसानों की सहमति के बिना जमीन छीनने की कोशिश की है, लेकिन हमने विरोध किया है। अब मैं जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शरद यादव जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो आपको संबोधित करें। आज की सभा के अध्यक्ष बच्चन बाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, जदयू के बिहार के मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भाई लालू यादव जी, राबड़े शिवपाल जी, गुलाम नबी आजाद जी और सभी पत्रकार बंधु, मैं आपसे इतने लंबी देर से आप भाषण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो ये चुनाव है, 125 करोड़ लोगों का नाम बहुत नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। याद रखना बिहार के भाई और बहनों, ये चुनाव देश का चुनाव है। 125 करोड़ लोग देश की जनता की तरफ से आपको वोट डालना है। भूलना मत, इतिहास का बिहार का चुनाव आने वाले रास्ते को तय करेगा कि देश किस राह और रास्ते पर जाएगा। ये लोग ये जान लीजिए कि अभी जो भाषण सब लोग कर रहे हैं, मैं उसको नहीं दोहराता। आपने बहुत विस्तार से सबकी बात सुन लिया। एक बात जान लीजिए कि इस देश में झूठ की खेती